हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की पुस्तक अतीत से वर्तमान अध्याय 2 क्या कब कहाँ और कैसे। बच्चों, अध्याय शुरू करने से पहले आप सबको यह बताना चाहता हूं कि यह चैनल बिल्कुल मुफ्त है और इस चैनल को शुरू करने का हमारा मकसद बिहार झारखंड के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले उन बच्चों तक शिक्षा की ज्योति को पहुंचाना है जो सुदूर गांव देहात में रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, नेट है, पर विषयवार शिक्षक की कमी है और वो अपना समय मोबाइल पर गेम खेलकर या फिल्म देखकर व्यतीत करते हैं। शहर के बच्चों के मोबाइल से पढ़ना तो चाहते हैं पर कंटेंट्स उपलब्ध नहीं है या महंगे ऐप का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और हाँ, यह जरूर नहीं कि सिर्फ बिहार झारखंड बोर्ड के बच्चे इसे देख सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड को, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको इसको देखने से फायदा ही मिलेगा। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं, क्या कब कहाँ और कैसे। बच्चों, हजारों साल पहले क्या हुआ यह कैसे पता लगाएं? तो कल क्या हुआ तो यह जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविजन या फिर अखबार की मदद लेते हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ यह हमें अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से पता लग जाता है, लेकिन हजारों साल पहले क्या हुआ था इसकी जानकारी हमें सिर्फ इतिहास से ही मिलती है। जैसे कि हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे, इन सब की जानकारियाँ हमें इतिहास से ही मिलती है। अब सवाल है कि अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें। तो अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय रहा है और इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा गया है। सामान्यतः 3 कालखंड निर्धारित किए जाते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहियों का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा और इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहरों का भी विकास हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना भी हुई। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य जो हैं वह अस्तित्व में आने लगे। 8वीं शताब्दी के मध्य 750 ईस्वी तक ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास शुरू हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्य का गठन भी संभव हुआ। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई और इसी के साथ जो ये दूसरा प्रमुख काल था, जिसे कि हम मध्यकाल भी कहते हैं, उसका अंत हुआ। मध्यकाल के बाद आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शुरू हुआ, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गईं। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आवागमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद के अंतर्गत कोई उन्नत देश किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका सिर्फ आर्थिक शोषण ही करती है। तो स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में इस औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नया संविधान बनाया गया। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला। यही काल जो है वह भारत के आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। अब आइए देखते हैं कि मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं। तो बच्चों, मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है, लेकिन इसमें जो प्रमुख स्रोत हैं वह है उस काल में लिखी गई पुस्तकें। इन पुस्तकों को हम ढूंढकर पढ़ते हैं। इनमें राजाओं एवं आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी और ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिलती हैं। बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी हैं। कुछ पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों में भी सुरक्षित है। अगर आप इन पांडुलिपियों को देखना चाहते हैं तो पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ आज भी सुरक्षित हैं, जिसे आप देख सकते हैं।
संग्रहालय और अन्य संस्थानों में भी आप पांडुलिपियां देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक भी आते हैं। इनमें से जो कई पुस्तकें हैं वे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि अन्य प्राकृत भाषा में, कुछ तमिल में और कुछ कन्नड़ में भी उपलब्ध हैं। यहाँ जो दो तस्वीर हम देख रहे हैं, बाईं तरफ जो तस्वीर है वह तारपत्रों पर लिखी गई पांडुलिपि की है, जबकि दाहिनी तरफ जो तस्वीर हम देख रहे हैं वह अभिलेख की है। तो हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं और अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीले औजारों से लिखे गए होते हैं और इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियों का वर्णन होता है। इन्हें वैसी जगहों पर लगाया जाता था जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते थे, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सके और उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सके। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हमें अतीत की जानकारी मिलती है। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियां, चित्र एवं सिक्के आदि शामिल हैं। ये सब वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के रूप में मानी जाती हैं, अर्थात ये काफ़ी प्राचीन होने के कारण इनके अवशेषों को जमीन की खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। यहाँ जो हम ये तीन तस्वीर देख रहे हैं, इसमें बाईं तरफ जो तस्वीर है वह सिक्के का है, जबकि बीच में जो तस्वीर है वह मोहर का है और दाहिनी तरफ जो तस्वीर हम देख रहे हैं वह मृदभांड का है। ये सब हमें पुरातात्विक स्रोत से मिले हैं और पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पक्षियों एवं मछलियों की हड्डियां भी मिलती हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस आकार प्रकार के जीव पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़ों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और लोग किस प्रकार के कपड़े भी पहनते थे। ऐसी ही एक खुदाई डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हारार नामक स्थान में किया था, जहां पर कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकले हैं और इन खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इससे मौर्य साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता का प्रकाश पड़ता है। इस तरह पांडुलिपियों, अभिलेखों, सिक्कों तथा पुरातत्व से संबंधित अन्य स्रोत के आधार पर पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन भी करते हैं और इन्हें स्रोत के माध्यम से वे अतीत की व्याख्या भी करते हैं। तो ऊपर जो हमने सिक्के की तस्वीर देखी, ये सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी और इन सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण में समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो समय निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, लेकिन जो सामान्यतः प्रचलित है वह है रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति। तो आइए देख लेते हैं कि रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति क्या है। तो तिथि निर्धारण का यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं और सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते रहते हैं और जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते हैं तब वो जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खोते रहते हैं। जब कोई मर जाता है तब वह वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता है, जबकि वह इसे एक निश्चित दर पर लगातार खोता रहता है। भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु को निश्चित करते हैं। आइए अब देख लेते हैं तिथियों का मतलब। तो प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी। आज भी हमारे पास बाजार में जो उपलब्ध हैं वो विक्रम संवत और शक संवत पर आधारित कैलेंडर जो उपलब्ध हैं, लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक के रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इसमें ईसा मसीह के जीवन को शून्य वर्ष माना जाता है और उनके जन्म के पूर्व के सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में BC मतलब बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में ईसा पूर्व लिखा जाता है। इसी प्रकार ईस्वी की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से मानी जाती है। जैसे कि अगर कहीं पर 2021 ईस्वी लिखा है, उस तिथि के आगे AD लिखा होता है और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का 2021वां वर्ष
आइए अब देख लेते हैं भौगोलिक पृष्ठभूमि। तो प्राचीन काल से लेकर अब तक के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम इसकी भौगोलिक रूपरेखा को जानना आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का मैदान, तीसरा है दक्षिण के पठार और चौथा है सुदूर दक्षिणी के मैदान। तो पहला उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगल से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। दूसरा उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, जमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र भी कहलाता है। तीसरा दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। और चौथा है सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं। लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे जैसे कि रास्ते कहते हैं मिले हैं, जैसे खैबर दर्रा, बोलन दर्रा एवं गोमल दर्रा। इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता था। दर्रे पहाड़ियों के बीच के संकरे रास्ते होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसा स्थान मिला है, जहां लगभग 6000 ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। इसके साथ ही भेड़, बकरी तथा गाय बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना भी शुरू इस क्षेत्र में ही लोगों ने किया था। लगभग 2500 ईसा पूर्व साल पहले सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे ही नगरीय सभ्यता का भी विकास हुआ था। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जैंतिया, मिसमी और नागा पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी मानव समूह की पहचान की जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। विंध्य पहाड़िया के उत्तर पूर्व एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियां बहती हैं। विंध्य पहाड़ी के उत्तर में स्थित कुलडीहवा एवं चौपानी मांडू ऐसे स्थल हैं जहां सबसे पहले चावल अथवा धान उपजाया जाता था। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था और यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी की थी। आइए अब देखते हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु भी कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा था तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। फारस में यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। इसी तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भारत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे, जिसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में, जो कि आज से 1500 ईसा पूर्व पहले लिखा गया था, उसमें मिलता है। तो हमने क्या सीखा? इतिहास के 3 कालखंड का निर्धारण किए जाते हैं। वे हैं प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जो 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। मध्यकाल 8वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग 750 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। और आधुनिक काल जो है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अब तक निर्धारित किया जाता है। मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण कार्बन 14 विधि से करते हैं। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वत अलग करती है। चावल का प्राचीन प्रमाण कुलडीहवा एवं चौपानी मांडो से मिला है।
बिहार के मगध क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। डॉक्टर स्पूनर ने कुम्हरार नामक स्थान की खुदाई करवाई। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ। मेहरगढ़ में लगभग 6000 ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ को उपजाया। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट अथवा हिंदी में ईसा पूर्व भी कहते हैं। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, इसका मतलब ईसा के जन्म के बाद का समय से है। प्राचीन काल के हाथ से लिखित पुस्तक पांडुलिपि कहलाती है, जो तारपत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।